हेलो एवरीवन। दो कंपनीज के Q1 के रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे, शक्ति पंप्स एंड आरआर काबिल। आरआर काबिल का कॉन कॉल हो चुका है, तो हमको क्लैरिटी है कि उस कंपनी का गाइडेंस क्यों मिस हुआ है, आगे का कैसा आउटलुक लगता है। शक्ति पंप्स का भी अगर आप देखोगे तो गाइडेंस तो मिस हुआ है, लेकिन इनका कॉन कॉल मंडे को है। बट कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, मार्जिन के नंबर्स हैं, ऑर्डर बुक हमको देखना है किस तरीके का है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मैं शक्ति पंप में इन्वेस्टेड हूं या इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूं, तो कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जो मुझे मतलब मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे। तो शक्ति पंप से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का डिटेल बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार अच्छे से समझाया, डिस्कस किया हुआ है, आपको लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझें तो ये कंपनी मोर देन 40 ईयर्स पुरानी है, और 40 ईयर्स से ये कंपनी पंप और मोटर वगैरह जो होते हैं आपके, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। 2018-2019 के अराउंड एक इस कंपनी के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट रहा था इस बिजनेस के लिए, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च किया था उस टाइम पे। तो ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, ये हमारी करंट गवर्नमेंट के दो पर्पस को फुलफिल करता है। एक तो जो उनका 2030 का टारगेट है सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सो उसको आई मीन उसके आप क्लोज पहुंच सकते हो। दूसरा, हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट हो, फार्मर्स वेलबींग का, वेलफेयर स्कीम्स का प्रेशर हर एक गवर्नमेंट के ऊपर होता है। तो ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, ये इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से फार्मर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट कर सकती है, उनको भी एक तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। अब ये स्कीम है क्या? तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के अंदर क्या होता है कि फार्मर्स के पास में कोई भी वेकेंट लैंड वगैरह अगर अवेलेबल है, तो उस पर वो सोलर पैनल वगैरह वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपोनेंट बी क्या कहता है? कंपोनेंट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शक्ति पंप का लगभग 70% रेवेन्यू इसी से आता है, पीएम कुसुम स्कीम के कंपोनेंट बी से। सो कंपोनेंट बी में आई मीन गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे तो अभी भी काफी सारे फार्मर्स हैं जो वही पुराना मेथड फॉलो करते हैं फार्मिंग का। डीजल पंप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पंप यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पंप में चैलेंज क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही कई सारे एरियाज में अवेलेबल नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे नाइट के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। सो वो एक अलग ही दूसरा चैलेंज है फार्मर्स के लिए। तो उसको मतलब वो डीजल पंप को और ये इलेक्ट्रिक वाले पंप को आप रिप्लेस कर सकते हो सोलर पंप से। अब शक्ति पंप जो है वो यही सोलर पंप एंड मोटर बनाने का काम करती है, इसी के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो वो फार्मर्स के लिए पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह करती है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कंपोनेंट बी के अंदर, कि इसकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फार्मर्स ताकि इस स्कीम के अंदर अप्लाई करें, उनको ज्यादा एक्सपेंस वगैरह ना लगे। सो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके 70 से 80-90% तक की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं कंपोनेंट बी के अंदर। और बाकी का भी जो आपका 20-30-10% का जो मतलब जो फंडिंग करनी पड़ती है फार्मर को, उसके लिए भी उनको लोन अवेल हो जाता है। तो लोन की फैसिलिटी है, और जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो विलिंगली इस स्कीम के अंदर फार्मर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो फार्मर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी का जो चैलेंज हो सकता था, उसको पूरे तरीके से रिजॉल्व कर दिया गवर्नमेंट ने। अब शक्ति पंप का जो आप लास्ट 3-4 ईयर से ग्रोथ का अगर देखोगे, वो मोस्टली इसी स्कीम के थ्रू आया है कंपोनेंट बी के अंदर। फिर कंपोनेंट सी भी है आपका, लेकिन कंपोनेंट सी में कुछ खास प्रोग्रेस हमको देखने को मिला नहीं है। हालांकि वो स्कीम अच्छा है। कंपोनेंट सी के अंदर क्या है, फार्मर के पास में ऑप्शन कि आप पूरे साल तो फार्मिंग करते नहीं हो, तो जो आपका मेन सीजन है उसमें आपने फार्मिंग की, अपना सोलर पंप वगैरह यूज किया, एंड बाकी का जो टाइम है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके डिस्कॉम्स को सप्लाई कर सकते हो। तो इससे दो चीजें होंगी। जो फार्मर है वो एनुअली इससे 50 से 60,000 अर्न कर सकता है इस तरीके से, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आपका सेव करके डिस्कॉम को सप्लाई करेगा। और जो डिस्कॉम है वो एनुअली 1 लाख करोड़ के आसपास का जो लॉस है उनका, उसको वो मैनेज कर पाएंगी। तो दोनों को बेनिफिट है इससे। सो ये कंपोनेंट सी है। अब शक्ति पंप का पिछले काफी टाइम से अजमेर के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है ये कंपोनेंट सी के अंदर, लेकिन इसमें कुछ खास प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं है। तो अभी के लिए जो इनका रेवेन्यू है वो 70% कंपोनेंट बी से ही आता है। फिर कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, लगभग 20-25% रेवेन्यू इस कंपनी का एक्सपोर्ट से भी आता है। युगांडा में, अफ्रीका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, काफी सारी कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। और बाकी 5-10% जो है वो कंपनी मतलब यही सारे पंप वगैरह सप्लाई करती है रेजिडेंशियल एरियाज में। आपके काफी सारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको सप्लाई करके, बाकी का इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती है, बाकी का 5-10% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। हम इस कंपनी को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, लास्ट ईयर से ट्रैक कर रहे हैं। एक अच्छी री रेटिंग भी हमने इसके स्टॉक के अंदर देखी। लेकिन Q3 ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि इस बिजनेस के साथ में कुछ चैलेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। तो मेन चैलेंज तो वही चल रहा है सप्लाई साइड के ऊपर। जो सोलर सेल की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चैलेंज है इंडस्ट्री में।
एंड इस कंपनी का भी कहना है कि उसकी वजह से हम उस पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितनी डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। इनका कहना है कि आई मीन अगर डिमांड को देखा जाए तो इतनी डिमांड है कि हम खुद गवर्नमेंट से जाके बहुत ज्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि सप्लाई साइड पे आपका चैलेंज चल रहा है सोलर सेल का, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। बिकॉज पीएम कुसुम स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि जो भी आप ये सोलर पंप वगैरह इंस्टॉल करोगे, इसमें जो सोलर सेल यूज होगा वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप चाइना से इंपोर्ट करके उसको असेंबल करो यहाँ पे और फिर आप इंस्टॉलेशन करो, वो अलाउ नहीं है। तो वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। और डोमेस्टिकली पिछले काफी मंथ से हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम चल रहा है। हालांकि टाटा ने, अदानी ने और भी काफी सारे प्लेयर्स ने कैपेसिटी अनाउंस किया है, लेकिन उसको कमर्शियलाइज होने में अभी टाइम लगेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज चल रहा है। इसको देखते हुए इनफैक्ट आप देखोगे तो शक्ति पंप ने भी खुद एक तरीके का बैकवर्ड इंटीग्रेशन अनाउंस किया, उन्होंने फंड रेजिंग करी और वो कंपनी खुद इन हाउस प्लान कर रही है ये डीसीआर सेल मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन इनकी भी जो कैपेसिटी है वो FY27 के एंड में आएगी। तो तब तक के लिए अगर आप देखोगे तो सप्लाई साइड थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने Q4 में जो गाइडेंस दिया था वो काफी वीक दिया था। सिर्फ 9% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था इन्होंने लास्ट क्वार्टर में। हालांकि उसको उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन आपने टारगेट ही बहुत कम सेट किया था अपने लिए, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब FY26 के लिए इस कंपनी का गाइडेंस था 3000 करोड़ के रेवेन्यू का। पिछले साल पूरे साल में कितना रेवेन्यू किया? आई मीन अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़। तो वाई वाई अगर आप ग्रोथ देखोगे कंपनी का तो सिर्फ 19% का ग्रोथ बनता है, जबकि मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि हम नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए 25 से 30% के रेट पे ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इतना डिमांड है, इतना पेनेट्रेशन है अभी अवेलेबल मार्केट में। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो गाइडेंस इन्होंने घटाया है। हालांकि कॉन कॉल में जरूर मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में बोला कि ये हमारा मिनिमम गाइडेंस है एंड हमारा एफर्ट रहेगा कि इसको हम आउट परफॉर्म करें, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बिकॉज वही सप्लाई साइड अभी भी काफी चैलेंजिंग बनी हुई है इस कंपनी के लिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि Q1 में इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स कैसे रिपोर्ट करे हैं। तो रिजल्ट अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर का कंपनी का, तो रेवेन्यू में ग्रोथ है 10% का। गाइडेंस कितना था पूरे साल का? 19%। एग्जीक्यूट कितना किया? 10% के आसपास। तो गाइडेंस में अगेन फर्स्ट क्वार्टर में हमको बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा। Q4 में भी कंपनी का 9% का ग्रोथ था, जो कि लास्ट 6 क्वार्टर्स में सबसे वीक क्वार्टरली नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया था लास्ट क्वार्टर में Q4 में, और उसको दोबारा से इन्होंने रिपीट किया है Q1 के अंदर। सिर्फ 10% का ग्रोथ है टॉप लाइन में, जबकि गाइडेंस है 19% का। देन इनका ग्रॉस मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर अराउंड 38% था Q1 में, इस बार ग्रॉस मार्जिन कम होकर के 36% पे आ गए, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इबिट्टा मार्जिन जो कि ऑल टाइम हाई पे थे शक्ति पंप्स के ऑलरेडी, वो लास्ट ईयर था फर्स्ट क्वार्टर में 24%, इस क्वार्टर में माइनर सा डिप हमको दिखा है और 23% का इबिट्टा मार्जिन आ गया कंपनी का। तो क्या हुआ है? टॉप लाइन का ग्रोथ घटा है, मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं कंपनी के, और उसके उसके रिजल्ट की वजह से आप देखोगे पैड जो है कंपनी का वो बिल्कुल फ्लैट है। 93 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, वही 96-97 करोड़ का पैड इन्होंने इस बार Q1 में भी रिपोर्ट किया है। तो मतलब क्या है कि रिजल्ट जो है वो काइंड ऑफ बिलो एवरेज नंबर्स इसको बोलेंगे, या खराब नंबर्स ही हम बोलेंगे एक तरीके से, क्योंकि टॉप गाइडेंस को आपने अंडर परफॉर्म किया फिर से, और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी हमको इंपैक्ट देखने को मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं शक्ति पंप में इन्वेस्टेड हूं या इस बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूं, मुझे वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से अब ये चीज क्लियरली विजिबल है कि इस कंपनी का जो पीक परफॉर्मेंस था, जो 30%, 40%, 50% से कंपनी ग्रो करती थी, वो ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली नीचे आता जा रहा है। हालांकि इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 25 से 30% के कैगर पे हम ग्रो करेंगे, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिख रहा है हमको। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है। देन मार्जिन के फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो इन्होंने जो ऑल टाइम बेस्ट मार्जिन थे कंपनी के, वो इन्होंने Q4 में हिट किया था। अराउंड 25% का इबिट्टा मार्जिन था कंपनी का, और पूरे FY25 में 24% का इबिट्टा मार्जिन था। इससे पहले अगर आप शक्ति पंप्स की हिस्ट्री में देखोगे तो मैक्सिमम इबिट्टा मार्जिन उन्होंने 17-18% का हिट किया था, अराउंड 2017-18 के आसपास। और इनको कॉन कॉल में पूछा गया था कि क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल हैं, तो मैनेजमेंट ने बोला था कि FY26 में हमारा टारगेट ये रहेगा कि करंट मार्जिन प्रोफाइल को एटलीस्ट हम सस्टेन रखें, मतलब 24% के आसपास इबिट्टा आना चाहिए पूरे FY26 में। अभी फर्स्ट क्वार्टर में मार्जिन थोड़ा सा डिप हुआ है, 23% पे आया है। तो ये 2 पॉइंट एक तो हमें मॉनिटर करना जरूरी है कि क्या ग्रोथ रेट में कंसिस्टेंट और डिक्लाइन हमको देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनी हुई है, बिकॉज इस क्वार्टर में के रिजल्ट के साथ में भी जो उन्होंने प्रेस रिलीज शेयर किया है, उसमें मैनेजमेंट FY26 में 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है।
और इससे पहले लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने 19% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था, क्योंकि 3,000 करोड़ पिछले साल है 2,500 करोड़, तो आपका 19% का ग्रोथ हुआ। और एग्जीक्यूशन इन्होंने किया है 9 या 10% का ग्रोथ का। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, बिकॉज मैनेजमेंट जो कमेंट्री दे रहा है वो पॉजिटिव लग रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन आ रहा है वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है। कंसिस्टेंट डिक्लाइन उसके अंदर हम देख रहे हैं। लास्ट कॉन कॉल भी इनफैक्ट इनको पूरे कॉन कॉल में इस चीज को पूछा गया कि क्या सप्लाई साइड इतनी चैलेंजिंग है, और आप श्योर हो कि 3,000 करोड़ आप कर लोगे। और मैनेजमेंट पूरे कॉन कॉल में बहुत कॉन्फिडेंट साउंड किया कि 3,000 तो मिनिमम है, इसको हम सरपास करेंगे। और अभी Q1 खराब आया, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो कमेंट्री आई है वो प्रेस रिलीज में, वो अगेन ये 25 से 30% का ही गाइडेंस दे रहे हैं पूरे साल का। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो इसको इसको असेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम किस किस तरीके का एस्टिमेट लेकर के चलें। देन एक और चीज इसमें है, पहले शक्ति पंप के साथ में टीना का फैक्टर था। टीना फैक्टर क्या होता है? देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब शक्ति पंप्स के साथ में अगर आप देखोगे तो वो टीना फैक्टर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहले हम इसको कंपेयर करते थे इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ में। वो किर्लोस्कर ब्रदर्स हैं, रोटो पंप्स हैं, और एक दो कंपनी है, तो वो तो बहुत एवरेज प्लेयर थे, बिलो एवरेज प्लेयर थे। तो शक्ति पंप वन एंड ओनली एक ऐसा प्लेयर था जो कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो ओसवाल पंप एक कंपनी है, वो लिस्ट हुई है रिसेंटली, और उस कंपनी का लास्ट 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड है। 60% के आसपास का ग्रोथ कैगर है, प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ है। 17 करोड़ का पैट कंपनी का ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास हो गया 2-3 साल के अंदर। बैलेंस शीट में अच्छी ग्रोथ है। और अभी उनका Q1 का रिजल्ट आएगा। Q1 का रिजल्ट और कॉन कॉल करेगी कंपनी, यही 4 और 5 अगस्त को कंपनी का कॉन कॉल है। सो अगर उनका ये जो हाई परफॉर्मेंस है ये अगर सस्टेन करता है Q1 के अंदर, एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि फुल ईयर बेसिस पे वो इसको मेंटेन रख सकते हैं, तो शक्ति पंप के स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा वहां पे। बिकॉज अभी तक तो ये था कि चलो अगर आप 20-25% से भी ग्रो करोगे, और वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ठीक ठाक था, 20-25 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, स्टिल थोड़ा बहुत रीरेटिंग देखने का चांस था, मार्केट रिवॉर्ड कर सकता था। लेकिन अगर एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाएगा और वो आपको बहुत हाई मार्जिन से आउट परफॉर्म करेगा, तो जो मार्केट का इंटरेस्ट है वो ऑफ कोर्स एक तरीके से खत्म सा हो जाएगा शक्ति पंप के स्टॉक के लिए, एंड वो पूरा इंटरेस्ट फ्लो करेगा उनके कॉम्पिटिटर में, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज वो भी यही 28-30 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक और चैलेंज है शक्ति पंप के साथ में, बिकॉज खुद की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, मार्जिन पे प्रेशर है, और एक बड़ा कॉम्पिटिटर लिस्ट हो चुका है जो अभी करंट पेस में अगर हम देखें तो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें बहुत क्लोजली ट्रैक करना है। इसके साथ में एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो जैसे हमने काफी सारे बिजनेसेस का डिस्कस किया है कि वो अभी इस कैटेगरी में आते हैं जहां पे लग रहा है कि मे बी उनका जो वर्स्ट पार्ट था वो जा चुका है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में कुछ कंपनीज को आप देखोगे, कल हमने आदित्य विजन को डिस्कस किया, वो भी लगभग इसी कैटेगरी में है कि जो चैलेंजिंग पार्ट था Q1 वाला वो चला गया। शक्ति पंप इससे इसके अपोजिट कैटेगरी में है। इस कंपनी का जो सबसे बेस्ट पार्ट था ऐसा लग रहा है कि वो अभी जा चुका है, एंड नियर टर्म में कंपनी उस पीक परफॉर्मेंस को रिपीट करना काफी डिफिकल्ट होगा इनके लिए। क्यों? बिकॉज ग्रोथ आपका पहले था 40-50-90-100%। चलो 90-100 तो आपका एबनॉर्मल ग्रोथ है, वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन 25-30% का तो आपका गाइडेंस था, और वो हम देख रहे हैं 2-3 क्वार्टर से गिरता जा रहा है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मार्जिन कंपनी के हर एक क्वार्टर में इंप्रूव होते थे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो मार्जिन हैं वो 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होते थे, प्रॉफिट में मल्टीपल ग्रोथ देखने को मिलती थी, ऑपरेटिंग लेवरेज काफी स्ट्रांग होता था। अब वो केस भी नहीं है। आने वाले क्वार्टर्स में आपका वो जो नई कैपेसिटी ऐड हो रही है इस कंपनी की, मोटर्स की, पंप्स की, जो कैपेसिटी डबल कर रही है ये कंपनी, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो बहुत हाई चांस है कि इस कंपनी का ग्रोथ अगर टॉप लाइन का थोड़ा बहुत रिकवर होता भी है, 15-20% तक जाता भी है, तो भी बॉटम लाइन में हमको उतना स्ट्रांग ग्रोथ देखने को ना मिले। तो ये सारे फैक्टर्स हमको क्या दिखा रहे हैं कि इस बिजनेस का जो पीक मोमेंटम अभी पिछले 7-8 क्वार्टर से चल रहा था वो मे भी अब जा चुका है, एंड नियर टर्म में हमको वैसा परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। आई एम नॉट सेइंग कि ये बिजनेस खराब कर जाएगा, लेकिन जो बेस्ट था इस बिजनेस का वो मे भी पास्ट हो चुका है, और नियर टर्म में थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं इस कंपनी के। हाँ, अब उस पर क्लैरिटी तो हमको कॉन कॉल के अंदर ही मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजें करंटली इस बिजनेस के लिए हाईलाइट होती जा रही है। प्लस साथ में एक बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो भी लिस्ट हो चुका है, तो उसको भी क्लोजली मॉनिटर करना है हमको कि उसके कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसी परफॉर्मेंस आती है। एक अगर पॉजिटिव चीज हम डिस्कस करें शक्ति पंप के साथ में, क्योंकि हमने काफी सारे ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस किया है रिसेंटली जो समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स अभी सेल करते हैं, तो क्योंकि इस साल आप देखोगे तो इनकंसिस्टेंट रेन हुआ है, और शक्ति पंप का पूरे साल में अगर आप Q2 देखोगे तो सबसे वीक होता है, बिकॉज Q2 में मानसून का सीजन होता है, तो ज्यादा पंप इंस्टॉलेशन होता नहीं उस क्वार्टर में। सो
ऐसा हो सकता है कि जो ये 9-10% का ग्रोथ आया है कंपनी का Q1 में, वो मे बी इस वजह से आया हो बिकॉज आपका अर्ली मॉनसून हो गया इस बार। बहुत सारे सिटीज में, एरियाज में हमने देखा कि मॉनसून आपका पहले आ गया था, तो शायद उस वजह से पंप इंस्टॉलेशन में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो, एंड इसीलिए मैनेजमेंट ने वो प्रेस रिलीज किया है कि अभी भी वो 25 से 30% की ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंट है। बट पॉइंट वही है कि आप कमेंट्री कितनी भी पॉजिटिव दे दो, अगर वो नंबर्स में, परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, तो एक टाइम के बाद मार्केट का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर से जाता जाएगा। सो आई मीन जो आपके वर्ड्स हैं वो एक्शन में दिखना चाहिए। अभी हम V2 रिटेल को क्यों इतना अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री में हम देखते हैं हर एक मैनेजमेंट बोल रहा है कि डिमांड सेंटीमेंट वीक है। शॉपर स्टॉप्स के आप नंबर देखो, कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में जा रही है। और भी बाकी प्लेयर्स को देखोगे तो उसके आसपास भी नहीं है। V2 रिटेल ये जरूर बोल रहा है कि डिमांड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम कॉन्फिडेंट है कि हम 50-55% से ग्रो कर सकते हैं। सो आप जो वर्ड्स आप जो यूज कर रहे हो, आप जो कमेंट्री दे रहे हो, वो आपके परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए। शक्ति पंप के साथ में पिछले 2-3 क्वार्टर से यही प्रॉब्लम चल रहा है। अब आई मीन लेट्स अज्यूम कि अगर मंडे को भी कंपनी कॉन कॉल में सेम कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो ये डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी इन्वेस्टर्स के लिए इनके, कि अब किस चीज पे ट्रस्ट करें, किस चीज पे बैट करें। बिकॉज पॉसिबल है कि Q2 में कंपनी रिकवर करे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रेंड और चलता जाए और आगे चल के मैनेजमेंट गाइडेंस को घटा दे। तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है, एंड इसीलिए हमने जो पास्ट के एनालिसिस किए हैं शक्ति पंप के, उसमें ये पॉइंट बार बार डिस्कस किया है कि इस तरीके का जब भी केस होता है किसी भी बिजनेस के साथ में, सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये मेक श्योर करना है कि आई मीन इस केस में मैं अननेसेसरी बुलिश नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज की मैनेजमेंट बोल रहा है लेकिन मुझे परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पे अपना इंक्रीमेंटल कैपिटल तो एटलीस्ट इस तरीके के बिजनेस में नहीं डाल सकता। बिकॉज कल को चल के लेट्स सपोज अगर कुछ और प्रॉब्लम होता है, सप्लाई साइड और चैलेंजिंग होती है, तो इस बिजनेस का ग्रोथ तो और घटता जाएगा, एंड वहां पे बहुत हाई चांस है कि मार्केट स्टॉक का डी रेटिंग भी स्टार्ट कर देगा। तो मैं तो मतलब एक तरीके से स्टक हो जाऊंगा इस अपने कैपिटल के साथ में इस तरीके के स्टॉक में। तो ऐसा जब भी केस हो, बेस्ट चीज वही है कि इसको थोड़ा सा कॉशियस हो जाए हम, और आई मीन वहां पे अननेसेसरी बुलिश नहीं होना है। ट्रैक करते रहें, जब चीजें हमें दिखी कि हाँ अब रिकवर हो रही है धीरे धीरे बिजनेस के अंदर, उस टाइम पे हम अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर सकते हैं। तो शक्ति पंप अभी उसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। बाकी इनका मंडे को कॉन कॉल होगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, एंड फिर देखेंगे बिजनेस का आगे का कैसा डायरेक्शन लग रहा है। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, RR काबिल। सो केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री के जो 3 कंपनीज के अभी तक रिजल्ट आए हैं, तीनों को हमने डिस्कस किया। पॉलीकैब हो, डायनामिक केबल्स हो, KEI हो, सबके अच्छे नंबर्स है, कमेंट्री भी सबकी अच्छी है कॉन कॉल के अंदर, डिमांड वगैरह काफी स्ट्रांग है। RR काबिल को Q4 से पहले तक अगर आप देखोगे ना, तो एक काइंड ऑफ एवरेज प्लेयर था ये। इसका पीई पहले 80-90 का था जब ये लिस्ट हुआ था, लेकिन इतनी एवरेज परफॉर्मेंस थी कि स्टॉक का बहुत सॉलिड डी रेटिंग हुआ। पीई इसका डी रेट होकर आई थिंक 30-40 के आसपास आ गया था। बट Q4 में इन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। अपने हिस्ट्री के सबसे बेस्ट क्वार्टरली नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे Q4 FY25 के अंदर। प्लस उसके साथ में मैनेजमेंट ने एक बहुत स्ट्रांग आउटलुक शेयर किया अपने बिजनेस का नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। इनका कहना था कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा जो सेल्स का नंबर है उसको हम 17 से 18% पे ग्रो करेंगे, जो केबल वायर वाला बिजनेस है, और इबिट्डा हमारा 2.5x ग्रो कर जाएगा, यानी इबिट्डा मार्जिन हमारे ऑलमोस्ट 10% हो जाएंगे, जो अभी 6-7% के रेंज में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इबिट्डा 2.5 गुना होगा, तो जो आपका बॉटम लाइन है पैट, वो बहुत आराम से 3 से 4x हो सकता है, यानी 30% का अर्निंग कंपाउंडिंग कंपनी टारगेट कर रही थी नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। ऐसा इन्होंने गाइडेंस दिया FY25 के एंड में। अब हमको देखना है कि Q1 में सबसे पहले इनके नंबर्स कैसे इन्होंने रिपोर्ट करें हैं। सो अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखोगे तो वाई लेवल पे 14% का ग्रोथ है कंपनी का। कैसे नंबर्स हैं? खराब नंबर्स हैं, बिकॉज अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इनके बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ में, पॉलीकैब, KEI, इवन डायनामिक, तो उनको इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है ऑलमोस्ट डबल से। उनका सेल्स ग्रो किया है 27% के आसपास कंसोलिडेटेड लेवल पे, और इसका सिर्फ 14% का ग्रोथ है। प्लस इन्होंने खुद के गाइडेंस को भी अंडर परफॉर्म किया है। इनका खुद का गाइडेंस था 17-18% का, और किया इन्होंने कितना है 14%। तो दोनों पॉइंट से अगर हम देखें तो ये जो नंबर है कंपनी के लिए ये खराब है। बट अगर आप इबिट्टा का नंबर देखोगे तो इसमें बहुत सॉलिड एक्सपेंशन है कंपनी के मार्जिन में। 5.3% का मार्जिन 7% हो गया कंपनी का। इनका पूरे साल का गाइडेंस है इस साल के लिए कि हम 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव करने को देख रहे हैं। किया कितना? 2%, वो भी पहले ही क्वार्टर में। इसीलिए आप देखोगे इबिट्टा कंपनी का 50% से ग्रो किया है। पैट में 39% की ग्रोथ है। मतलब क्या हुआ कि इवन दो आपका टॉप लाइन ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, जिसकी वजह से बॉटम लाइन में काफी सॉलिड ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह भी इंप्रूव हुए हैं कंपनी के लिए। देन केबल एंड वायर जो है इस बिजनेस के लिए लगभग 89% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। बाकी का 11% जो है वो FMEG वाला डिवीजन रहता है।
अब केबल एंड वायर का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कितना है, 16%। अब ये और खराब लग रहा है क्योंकि पॉलीकैब का और केईआई का जो केबल एंड वायर का बिजनेस है वो 31 और 32% से ग्रो किया है। इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट उससे आधा किया है, जबकि बेस इनसे इसका इनका छोटा है उनके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये नंबर भी खराब लग रहा है इनका। देन अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है, 23% की ग्रोथ है। और एफएमईजी वाला जो इनका बिजनेस है उसमें -2% की ग्रोथ रही है। ये आई मीन समझ में आता है कि सीजन इस तरीके से रहा है, मे बी उस वजह से। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप पॉलीकैब को देखोगे ना तो उसका एफएमईजी का बिजनेस 20% पे ग्रो किया, तो इस वाले पैरामीटर पे भी पॉलीकैब इनसे ज्यादा बेटर दिख रहा है। लेकिन अच्छी चीज क्या है इस कंपनी के लिए कि जो इन्होंने गाइडेंस दिया था एफएमईजी का कि इस साल हम ब्रेक इवन कर लेंगे इसको, उसके क्लोज पहुंचते हुए ये दिख रहे हैं। इबिटा मार्जिन इनके -3.2% तक आ चुके हैं। लॉस अगर आप देखोगे तो काफी कम हो गया है, 21 से 7 करोड़ के आसपास। तो ये कुछ पॉजिटिव जरूर हैं इस बिजनेस के लिए। देन रेवेन्यू मिक्स अगर आप इनका एक्सपोर्ट में देखोगे तो 29% रेवेन्यू कंपनी का Q1 में एक्सपोर्ट पे आया है। इंडिया में प्रोबेबली आरआर काबिल को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई थिंक सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं वो इस कंपनी के पास में अवेलेबल हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे एक एज है इनको। और आई मीन ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर में जो भी इन्होंने ग्रोथ दिखाया है ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका एक्सपोर्ट से आया है कंपनी का। बाकी वर्किंग कैपिटल डेज भी कंपनी के ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं। सो ये पूरा रिजल्ट है आरआर काबिल का। नंबर्स अगर आप देखोगे तो आई मीन मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ के पैरामीटर पे इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स की बात करें तो वहां पे इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, गाइडेंस से ज्यादा बेटर करके दिखाया है कंपनी ने। अब सबसे पहले हमको कॉन कॉल देखना है, समझना है कि मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री है, क्या सारे रीजन है इस परफॉर्मेंस के। सो सबसे पहले इनका वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे इस Q1 के अंदर तो सिर्फ 6.5% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा कंपनी का, जबकि पूरे साल का गाइडेंस है 17 से 18% का वॉल्यूम ग्रोथ। तो इतना कम वॉल्यूम ग्रोथ क्यों रहा? बिकॉज इनका जो वायर वाला बिजनेस है, केबल एंड वायर में जो वायर वाला बिजनेस है उसका वॉल्यूम ग्रोथ 10% आया, लेकिन केबल वाले बिजनेस का वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% आया। तो मतलब वो केबल वाला सेगमेंट है इस बिजनेस के लिए जिसने एक तरीके से लेट डाउन किया इनकी परफॉर्मेंस को Q1 के अंदर। इसीलिए सिर्फ हमको 13-14% का कंसोलिडेटेड ग्रोथ दिखा है कंपनी का। मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए इसके बाद भी? बिकॉज कंपनी का कहना है कि हमारा फोकस जो है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ रहा है, तो उनका सेल्स थोड़ा सा ज्यादा रहा है इस क्वार्टर में, इसीलिए मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका कैपेक्स का प्लान हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि 1200 करोड़ का कैपेक्स ये कंपनी प्लान कर रही है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, और एनुअली लगभग 400 करोड़ के आसपास ये कैपेक्स करेगी। इस साल 400 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, जिसमें से 50 करोड़ के आसपास इन्होंने Q1 में कर दिया हुआ है। देन गाइडेंस की बात आती है। सो सबसे पहले तो गाइडेंस से पहले अगर हम बात करें कि इस क्वार्टर में ये जो इतना बड़ा हमको मिस देखने को मिला है गाइडेंस का, उसका एक बड़ा रीजन ये है कि कंपनी का जो ऑर्डर Q1 में एग्जीक्यूट होना था वो आपका शिफ्ट हो गया Q2 में। तो ऐसा नहीं कि रेवेन्यू लॉस हुआ है, मतलब एक तरीके से ऑर्डर आपका शिफ्ट हो गया, पोस्टपोन हो गया है, जो केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में हुआ था Q3 के अराउंड। तो वैसा ही सिचुएशन है इनके साथ में। मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस के अंदर, जस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपका एक क्वार्टर डिले हो गया। तो वही कंपनी कह रही है, इसीलिए हमने अपने ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन रखा है। जो पहले इनका गाइडेंस था 17-18% पूरे साल का, वो सेम गाइडेंस कंपनी ने अभी भी मेंटेन रखा है, बिकॉज इनका कहना है कि ऑर्डर जस्ट एक क्वार्टर से हमारा डिले हुआ है। मार्जिन्स को लेके भी कंपनी का सेम गाइडेंस है, हालांकि इस क्वार्टर में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन अभी भी पूरे साल का गाइडेंस इन्होंने उतना ही रखा है, 100 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1% का इंप्रूवमेंट मार्जिन्स के अंदर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखोगे आरआर काबिल के साथ में, तो ये जो केबल एंड वायर की इंडस्ट्री है इसका मतलब 65 से 70% इंडस्ट्री का जो एवरेज है केबल एंड वायर में, वो वायर का केबल का बिजनेस है, और बाकी 35 से 40% के बीच में आपका वायर का बिजनेस है। ये पूरे इंडस्ट्री का एवरेज है। पॉलीकैब का भी ऐसा ही है, केईआई का भी लगभग ऐसा ही है। पॉलीकैब का जो मार्जिन एक्सपैंड हुआ था 2-3 साल पहले, जो 10-11% के मार्जिन थे, फिर 13-14% पे मार्जिन गए, वो इसीलिए गए थे बिकॉज उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ था। वो कंपनी का जो वायर का सेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए उनके मार्जिन एक्सपैंड हुए थे। अब आरआर काबिल के साथ में ना इसका बिल्कुल अपोजिट केस है। इंडस्ट्री का एवरेज है 65% केबल, 35% वायर। इस कंपनी का एवरेज जो है वो है 65% वायर और 35% केबल। मतलब केबल का कंट्रीब्यूशन कम है, 35 भी नहीं है एक्चुअली, 30% है। 70% वायर और 30% केबल। अब इस कंपनी का जो नेक्स्ट 3 इयर्स का टारगेट है कि हम 17-18% पे ग्रो करेंगे, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन आएगा वो इनकी केबल वाले बिजनेस से आएगा।
बिकॉज अभी अगर आप इनका केबल का जो रेवेन्यू बेस देखोगे, एक तो वो काफी छोटा है, प्लस मार्जिन ये कंपनी काफी कम कमाती है अपने केबल के बिजनेस में। इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे भी कम मार्जिन ये कंपनी कमाती है अपने केबल के बिजनेस में, बिकॉज एक तो सप्लाई साइड काफी कम है, वीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था कंपनी का, पिछले 2-3 साल में ही उस पर काम कर रहे हैं, इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग पे इन्होंने काम किया नहीं है। तो अभी मैनेजमेंट जो है वो उसी चीज पे फोकस कर रहा है। जो ये 1200 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, इसमें से बहुत बड़ा पार्ट जो है वो केबल बिजनेस के लिए जा रहा है, प्लस लास्ट 1 ईयर में भी कंपनी का केबल का और नई कैपेसिटी आई है। सो मैनेजमेंट कह रहा है हमारा जो केबल का बिजनेस है वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 25% के कैगर पे ग्रो करेगा, और जो वायर वाला बिजनेस है वो 10 से 12% के कैगर पे ग्रो करेगा, प्लस जो एफएमईजी वाला सेगमेंट है वो 20 से 25% के कैगर पे ग्रो करेगा। तो क्यूमुलेटिवली ग्रोथ अगर हम देखें सो अराउंड 18 से 20% का ग्रोथ का इनका टारगेट है। तो वो गाइडेंस इन्होंने अभी भी मेंटेन रखा है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप देखो, जो अभी हमने समझा कि जनरली इस इंडस्ट्री में केबल में जो मार्जिन होते हैं वो कम होते हैं और वायर में मार्जिन आपके ज्यादा होते हैं। इस कंपनी का गाइडेंस क्या है कि इबिट्टा मार्जिन हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स में इंप्रूव होगा, लेकिन उसमें रेवेन्यू शेयर इंक्रीज होगा केबल का। तो आई मीन होना अपोजिट चाहिए, बिकॉज वायर में मार्जिन आपके बेटर होते हैं। तो अगर केबल का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हो रहा है तो आपका ओवरऑल मार्जिन पे जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखना चाहिए हमको एटलीस्ट। लेकिन इस कंपनी के साथ में क्यों हो रहा है, बिकॉज इनका केबल पे जो मार्जिन है वो इंडस्ट्री एवरेज से भी कम है। अगर आप इनका मार्जिन प्रोफाइल देखोगे तो डोमेस्टिक में जब ये कंपनी वायर का बिजनेस करती है तो उस पर इनको 12% का मार्जिन मिलता है, लेकिन जब केबल का बिजनेस करते हैं तो 6 से 7% का मार्जिन मिलता है। सेम अगर आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो एक्सपोर्ट में कंपनी को केबल वाले बिजनेस पे अराउंड 12% का मार्जिन मिलता है और वायर वाले बिजनेस पे सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है। तो मतलब बिल्कुल अपोजिट सिनेरी हो जाता है अगर कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू शेयर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, हार्डली 1-2% चेंज होगा, वो भी केबल के फेवर में, लेकिन डोमेस्टिक का जो गेम है वो पूरा हम चेंज कर देंगे। तो डोमेस्टिक में हमारा रेवेन्यू शेयर सडनली केबल की तरफ बढ़ जाएगा एंड नेक्स्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 40% जो हमारा रेवेन्यू है वो केबल से आने लग जाएगा। तो केबल का क्योंकि हमारा सप्लाई साइड स्ट्रांग होगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एक ब्रांड बनेगा, तो हमारी प्राइसिंग पावर भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से अभी जो हमारे लो मार्जिन है केबल में वो मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा नेक्स्ट 3 इयर्स में इबिट्टा मार्जिन अराउंड 10% होगा और ओवरऑल इबिट्टा हमारा 2.5 टाइम हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने शेयर करी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस टैरिफ आपका, जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, और ये कंपनी तो 29% एक्सपोर्ट करती है। तो यूएस ने 25% टैरिफ लगा दिया है और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कॉपर या उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर 50% एडिशनल ड्यूटी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल उस पर ड्यूटी कितना हो गया, 75%। तो इस कंपनी को आई मीन वैसे अगर हम देखें तो इम्पैक्ट पड़ने का चांस है, लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास काफी सारे लीवर्स अवेलेबल है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यूएस इनके टोटल रेवेन्यू में लेस देन 3% कंट्रीब्यूट करता है, 2.5-2.7% का कंट्रीब्यूशन है। प्लस एक्सपोर्ट वाले साइड से भी देखें तो 8 से 10% जो इस कंपनी का बिजनेस है वो यूएस से आता है। तो इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो बहुत सारी कंट्रीज में डाइवर्सिफाइड है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम उसको, अगर ऐसा लगेगा कि वहां पे रिस्क है तो हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर। वैसे भी टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 2.5-2.7% का कंट्रीब्यूशन है, तो इतना ज्यादा रिस्क ये नहीं देख रहे हैं उसके अंदर। प्लस इसके साथ में कंपनी कह रही है कि हम जो ये केबल और वायर वगैरह जो बनाते हैं इसमें हम एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि कॉपर वाले ही केबल वायर हम सेल करते हैं। तो एल्यूमिनियम वाले केबल वायर भी हम वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस के अंदर, जिसके ऊपर ये इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है काफी कि बहुत सारे लीवर्स है हमारे पास यूज करने को, जिसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंस है कि इसकी वजह से हमारा ग्रोथ, हमारा मार्जिन का जो गाइडेंस है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देन लास्टली अगर हम इनका एफएमईजी वाला सेगमेंट डिस्कस करें कि उस पर क्यों इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई उसमें इस क्वार्टर के अंदर, सो वही इनकंसिस्टेंट रेंज सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि फैन वाला अगर आप पार्ट देखोगे इनके एफएमईजी बिजनेस में तो 50% बिजनेस फैन से आता है इस कंपनी को, और Q1 में क्योंकि आपकी अनसीजनल रेन रही है तो उतनी सेल्स अच्छी नहीं हुई। प्लस आप हेवल्स का भी नंबर देखो, जो उनका कंज्यूमर ब्रांड का जो डिवीजन है, और भी जो कंपनीज है उनके नंबर्स भी देखोगे तो एफएमईजी वाला सेगमेंट बहुत सारी कंपनीज का खराब गया है। समर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनका Q1 Q4 बहुत अच्छा नहीं रहा है इस बार, वही चीज हमको इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बट अच्छी चीज क्या है कि इन्होंने फुल ईयर के लिए अभी भी 20 से 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है अपने एफएमईजी बिजनेस के लिए, बिकॉज ये कंपनी गीजर वगैरह और भी काफी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है जो सेल करती है, तो उसके बेसिस पे ये कॉन्फिडेंस है
कि पूरे साल में फिर भी 20-25% पे हम ग्रो कर लेंगे। तो ये पूरा मेन कॉन कॉल का पार्ट था आरआर काबिल का। गाइडेंस मिस जरूर हुआ है, लेकिन इसमें रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ है, मतलब बिजनेस में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी का शिफ्ट हुआ है। कुछ ऑर्डर जो है वो इस क्वार्टर में, ऑनगोइंग क्वार्टर में अभी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और ओवरऑल तो इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस अपना मेंटेन रखा है विद इंप्रूवमेंट इन मार्जिन। 100 बेसिस पॉइंट का भी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी अपने बिट्टा मार्जिन के अंदर। सो आई मीन ओवरऑल अगर हम डील देखें आरआर काबिल का, तो अगर कंजर्वेटिवली, वैसे तो उनका गाइडेंस है कि 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूव होगा EBITDA मार्जिन। फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपेंशन हम देख चुके हैं मार्जिन के अंदर। सो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में अगर हम 20% के आसपास का भी अर्निंग ग्रोथ एवरेज पकड़ के चले, तो कंपनी का पूरे साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 388 करोड़ के आसपास होता है। सो फॉरवर्ड पी इनका 38-39 के आसपास आता है। तो ऑलमोस्ट ये सेम कैटेगरी में आते हैं, जैसे पॉलीकैब, केईआई, उनका भी यही 40 से 45 का फॉरवर्ड पी है। इसका भी लगभग 40 के आसपास का फॉरवर्ड पी आता है। हाँ, ग्रोथ के मैट्रिक पे अगर हम कंपेयर करें तो पॉलीकैब, केईआई वो दोनों इसको आउट परफॉर्म करते हैं। उनका करंट ग्रोथ रेट भी अच्छा है, प्लस पूरे साल का गाइडेंस भी आरआर काबिल से अच्छा है, बिकॉज वो कंपनी 20 से 25% पे के रेट पे ग्रो करने को देख रही है। और आरआर काबिल का गाइडेंस है 18% के आसपास, 17 से 18% के आसपास का गाइडेंस है। लेकिन मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से अगर आप देखोगे तो गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि पॉलीकैब का गाइडेंस ही है 11 से 13% का EBITDA मार्जिन का। और आई मीन इतना बहुत ज्यादा स्कोप दिखता नहीं है उस कंपनी के पास में कि वो और एक्सपैंड कर सकती है अपने मार्जिन को। अब कहीं से कुछ और लीवर्स आ जाए उस बिजनेस के लिए वो अलग चीज है, बट जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस किया है और जो करंट हमारे पास विजिबिलिटी है, उनके मार्जिन इसी रेंज में रहने चाहिए, 13 या मैक्सिमम 14% के आसपास। केईआई का भी हार्डली 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, और उनका तो वो नई कैपेसिटी आ रही है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहां पे अगर आप आरआर काबिल को देखोगे तो इनके पास में वो लीवर्स है, ये मार्जिन को एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड जैसा ये बोल रहे हैं, अगर चीजें इन्होंने एग्जीक्यूट करी तो इवन दो टॉप लाइन का ग्रोथ हमको इनका कम दिखे पॉलीकैब या केईआई के कंपैरिजन में, लेकिन बॉटम लाइन में ये कंपनी 30% के आसपास से ग्रो कर सकती है। बट वही पॉइंट है कि वैसा एग्जीक्यूशन रहना चाहिए जो मैनेजमेंट अभी तक बोलते हुए आई है, तो वो देखना है हमको। बाकी अगर हम देखें, आई मीन री रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इन तीनों प्लेयर्स में कुछ भी खास इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, चाहे पॉलीकैब हो, केईआई हो या आरआर काबिल हो, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 के आसपास का आपका पी मल्टीपल है इस इंडस्ट्री के अंदर। और ऑलमोस्ट तीनों प्लेयर आप देखोगे तो एक ही सेम रेट के आसपास ही ग्रो कर रहे हैं। किसी को मार्जिन का लीवर है, किसी के पास मार्जिन का लीवर नहीं है, लेकिन दूसरे का ग्रोथ अच्छा है। सो आई मीन आई डोंट नो कितना री रेटिंग का स्कोप यहाँ से बचता है। इसीलिए जो जो वो 3 छोटे प्लेयर्स हैं आपके, डायनामिक केबल्स, पैरामाउंट कम्युनिकेशन और आपका डेल्टन केबल, उसमें ज्यादा अच्छा स्कोप दिखता है री रेटिंग का, अगर वो तीनों प्लेयर्स इसी तरीके से परफॉर्म करते हुए आते हैं। हालांकि उसमें पैरामाउंट कम्युनिकेशन के लिए ये चीज नेगेटिव है, वो जो टैरिफ वाला सिनेरियो है, क्योंकि वो बिजनेस 40% रेवेन्यू अपना टारगेट कर रहा था यूएस से, और अब उस पर काफी इंपैक्ट पड़ेगा। सो देखना होगा अभी उनका कॉन कॉल आता है तो मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है। हालांकि उन्होंने पास्ट में बोला है कि अगर टैरिफ कल को चल के सीरियस हो जाएगा वहां पे, और यूएस में हमारे लिए हमको दिखेगा कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जो 30% का ग्रोथ गाइडेंस है वो डोमेस्टिक से कर सकते हैं। ये इन्होंने FY23 में करके दिखाया है, जब यूएस में आपका वो इन्फ्लेशन वगैरह का काफी प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने पूरा 100% के रेट से ग्रो किया था डोमेस्टिक बिजनेस में। तो ऐसा मैनेजमेंट ने पास्ट में किया है। अभी देखना होगा जब उनका रिजल्ट आएगा, आई थिंक 1-2 वीक के अंदर आ जाएगा, तो उस पर भी क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन उनके लिए चैलेंज थोड़ा ज्यादा है, देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं, कैसा गाइडेंस होता है। बट इन तीनों प्लेयर्स में आप डायनामिक को देख लो, वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, 25-30% पे ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, और पी उसका वही 25-26 के आसपास है, तो वहां ज्यादा रेटिंग का स्कोप है। डेल्टन केबल कितने क्वार्टर से एग्जीक्यूट अच्छे से करता आ रहा है, और अगर पैरा केबल ने भी अच्छे से मैनेज कर लिया तो 15-18 का पी है, उसका भी रेटिंग का चांस अच्छा है। तो वहां ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे लार्ज प्लेयर्स का। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।